हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम राजनीति शास्त्र यानी कि सिविक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग बात करेंगे राजनीति शास्त्र के बारे में कि आखिर राजनीति शास्त्र होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप अपने कॉपी में हेडिंग दे करके लिख लीजिए कि राजनीति शास्त्र होता क्या है। इसे नागरिक शास्त्र भी कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है। राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत अगर बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर उतना आप ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि आप साइंस और एसएसटी पढ़ रहे हैं और साइंस और एसएसटी के एग्जाम में या कॉपी में उतना स्पेलिंग नहीं देखा जाता है। हर्षिकार दुर्हिकार अगर आप भाषा वाले विषय में हैं तो वहां पर फिर जरूरी है इन चीजों को देखना। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सिविक्स की यानी राजनीति शास्त्र की। ठीक है, देखिए राजनीति शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। किस तरह की विज्ञान, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक सामाजिक विज्ञान और एक सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम लोग भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़े हैं बच्चों। सामाजिक विज्ञान जो हमारा है उसके अंतर्गत हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थव्यवस्था, ये चार विज्ञान फिलहाल 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा इसके बहुत सारे और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे विज्ञान, उन चीजों पर हम चर्चाएं करेंगे। फिलहाल हम अगर बात करें राजनीति विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत राजनीति का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का मतलब वह हमारे देश में किस तरह की शासन प्रणाली है, किस तरह के नियम कानून है, किस तरह की विधि व्यवस्थाएं हैं, एक देश का व्यवस्था मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में हम इसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। आज की जो हमारी क्लास है, पहली चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हमारी जो सत्ता है ना, इस सत्ता की लोकतंत्र में क्या साझेदारी, कितनी साझेदारी होती है, इन चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे भाई आपका जो चैप्टर है, सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर की तो चैप्टर ही कह रहा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि हम जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता की क्या साझेदारी है। लेकिन उससे पहले आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर जी ये लोकतंत्र क्या होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा कि सर ये लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, लोकतंत्र नाम से ही पता चलता है, लोक जोड़ तंत्र यानी एक ऐसा प्रणाली, एक ऐसा व्यवस्था जो लोक के द्वारा यानी लोगों के द्वारा बनाई गई है। तंत्र का मतलब होता है नियम, व्यवस्था, प्रणाली। ठीक है, तंत्र का मतलब बच्चों प्रणाली, नियम, व्यवस्था, कानून होता है। तो लोक जोड़ प्रणाली यानी लोगों के द्वारा, लोक का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा किसके द्वारा, हम यहां कहेंगे लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो प्रणाली, जो शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये तो हम रफ में समझ गए, लेकिन अगर हमसे पूछेगा परीक्षा में कि बताइए लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र को परिभाषित करिए, लोकतंत्र के बारे में बताइए, तो आप स्पष्ट शब्दों में कहिएगा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा और लोगों के हित में यानी लोगों के लिए चलाए गए शासन व्यवस्था को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। लोकतंत्र में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। लोकतंत्र कोई पूछेगा तो कि लोगों के द्वारा चलाने वाले शासन प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसके पहले जब लोकतंत्र नहीं था, आजादी के बाद ना, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले हमारे देश में चलता था बच्चों राजतंत्र, राज जोड़ तंत्र। राज का मतलब राजाओं के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, और तंत्र मतलब प्रणाली, विधि व्यवस्था, वो व्यवस्थाएं, वो शासन प्रणालियां जो राजाओं के द्वारा कमांड किया जाता था, राजाओं के द्वारा चलाया जाता था, उसे हम लोग राजतंत्र कहते थे। और आज जो हमारी प्रणाली है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक बातें, हर एक चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। लोकतंत्र जो लोगों का नियम कानून है, लोगों के ही हित में नियम कानून है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जो राजाओं का था वो राजतंत्र कहते थे। आजादी से पहले हमारे यहाँ राजतंत्र चलता था और जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम अंग्रेजों के चंगुल से निकले, ठीक है, जब अंग्रेजों के चंगुल से हम निकले और आजाद हुए, ठीक है, तो आजाद होने के बाद, ठीक है, आजादी के बाद देश में ना शासन व्यवस्था में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। उतार चढ़ाव आने का मतलब ये हुआ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि लोग किसकी बात माने, लोग किस तरह का कार्य करें। तो वहां पर ना
राजतंत्र को समाप्त करके, क्योंकि राजतंत्र में बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये आप जानते हैं, सुपर 30 एक फिल्म भी आया है जिसमें कहा गया है, ऋतिक रोशन ने कहा है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। तो वहां पर यह कहा गया था कि राजा का बेटा का राजा वाला प्रणाली चल रहा था, चाहे वो बेटा उसका गंवार ही क्यों ना हो, नालायक ही क्यों, बैल क्यों ना हो, फिर भी राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये गलत प्रणाली था। आज के समय में जिसमें योग्यता होगी वही राजा बनेगा, आज जिसमें योग्यता होगी वही हमारा नेता चुनेगा। और यह अधिकार उस नेता के हाथ में नहीं है, यह अधिकार है हमारे आम नागरिक के हाथों में, हम स्टूडेंट्स के हाथों में, हमारे भविष्य हमारे हाथों में वैसे नहीं है। 18 साल के बाद हम वोट देते हैं, तो 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनके हाथों में ये अधिकार है कि वो लोग क्या करें, अपने लिए अपना योग्य नेता चुने, अपने लिए अपना योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करें। क्लियर है? तो ये लोगों के द्वारा ही शासन प्रणाली चलाई जाती है, इसीलिए हम इसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आता है कि सर लोकतंत्र में द्वंद्ववाद से आप क्या समझते हैं। एक पॉइंट है कि लोकतंत्र में, एक मिनट बच्चों, एक पॉइंट आता है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद से आप क्या समझते हैं, क्या होता है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। तो कह रहा है, देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चों, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब ये होता है, कहता है कि द्वंद्ववाद जो है ना, सबसे पहले द्वंद्ववाद किसे कहते हैं, तो द्वंद्ववाद एक तर्क पद्धति है। तर्क पद्धति का मतलब क्या होता है, जिसमें लोग ना अपना अपना विचार डालते हैं, विचार देते हैं। तो लोकतंत्र एक तर्क पद्धति है जो असहमति को दूर करने की विधि है, या असहमति का मतलब क्या हुआ कि तुम कोई नियम कानून बना रहे हो जिसमें हमारी सहमति नहीं है, हम उसमें नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं चाहते हो, तो तुम अपना कारण बताओगे ना कि हम इसलिए नहीं चाहते, तो उस कारण को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। यानी शासन में जो लोक प्रतिनिधि लोगों के हित के बारे में, हित का तथा उसके इच्छा का महत्व यहां पर देता है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि हम ना आपसे कोई विचार लेंगे, जैसे हमारे संविधान का ही निर्माण हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारा जो संविधान है बच्चों, उसमें क्या नियम है, क्या वो नियम कोई अपने मन से लगा दिया है, नहीं, वो लोगों के हित को सोच करके, लोगों के विचार से लगाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के पता किया गया है, उन चीजों पर चर्चाएं की गई है कि हम इस तरह के नियम कानून को ला रहे हैं, क्या ये लागू करना सही होगा। कुछ लोग उसमें नाराजगी दिखाए कि नहीं यह सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है, आप अपना तर्क दीजिए। तो यहाँ पर तर्क लेता हुआ है, एक तर्क पद्धति है। तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब यह होता है कि ऐसा विचार, ऐसा भावना लेकर के आना है जो लोगों के हित के लिए हो, जो लोगों के हित के बारे में सोचे। ठीक है, और अगर बात करें बच्चों, एक पॉइंट, एक नोट आपको हम बता दें, अगर हम बात करें तो हमारी जो मुंबई है ना, मुंबई, उसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। हम बीच में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा मुंबई को। वित्तीय राजधानी बच्चों किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं वित्तीय राजधानी। कोई आपसे अगर पूछे कि वित्तीय राजधानी क्या है, तो आप बच्चों कहिएगा मुंबई। आप क्या कहिएगा, मुंबई कहिएगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है हमारा, कहता है लोकतंत्र की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें बच्चों, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं की बात करें, तो लोकतंत्र के व्यवस्था में किस तरह से हमारे समाज में विभाजन का स्वरूप दिखाई देता है। विभाजन का स्वरूप दिखाई देने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र के आधार पर हमारे समाज में अगर भेदभाव होते हैं तो किस तरह से भेदभाव होते हैं, बताइए। क्या मतलब योगदान है, मतलब उसका, हाँ, क्या भूमिका है। ठीक है, योगदान नहीं, उसे भूमिका कह सकते, क्या भूमिका है। तो बच्चों जब वोट का समय आता है ना, तो वोट के समय में जातिवाद सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी। ठीक है, आप देखिएगा लोग कहेंगे मेरे जाति का आदमी खड़ा हुआ है, इसी को वोट दो। ये गलत मानसिकता है, यह नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए कि वो अच्छा कार्य करेगा उसको वोट दो, वो शिक्षित है उसको वोट दो। लोग यह कहते हैं अपन बिरादर खड़ा है, अपना ब्याद में खड़ा है, अपने जाति का खड़ा है, उसको वोट दीजिए। ये मानसिकताएं चलती है। दूसरा, आप देखिएगा जातिगत भावना को लेकर के ना लोग एक दूसरे को राजनीति में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां एक दूसरे को ना भड़काने का कार्य करता है, झगड़ा कर, नहीं तुम्हारे जाति वाला को पीट दिया है, नहीं तुम्हारे जाति वाला हारा रहा है, तुम्हारे जाति वाला ये चीज कर रहा है, वो चीज, तो ये सब करके ना क्या करते लोग, भड़का करके लड़ाई झगड़ा करवा करके वोट पाते हैं। तीसरा, जाति के नाम पर ही लोग एक दूसरे के साथ साख बनाते हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, साख का मतलब होता है विश्वास, भरोसा बनाना। ठीक है, अपना साफ सुथरा
चेहरा, स्वच्छ चेहरा लोगों को दिखाने का कार्य करते हैं, कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, ठीक है भाई, हम ही को वोट दो, हमारे अलावा किसी को वोट नहीं देना, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, भले वो नजर ना आए तुमको 5 साल, वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। एक टॉपिक आता है बहुत ही बढ़िया, एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट का नाम है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता हमारा टॉपिक क्या है? सांप्रदायिकता। तो देखिए सांप्रदायिकता कहते किसको है? देखो सांप्रदायिकता जो है ना, एक बहुत ही संकुचित, बहुत ही छोटी सी मनोवृत्ति है, जिसमें सारे लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लोग ना, जो एक धर्म के लोग होते हैं, उनकी ये मानसिकताएं हो जाती हैं कि हमारा धर्म जो है सबसे ऊंचा धर्म है। ये जिसके अंदर में सेट हो गया ना, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, कि हमारा ही धर्म सबसे बढ़िया धर्म है। ये भावना कि हमारा धर्म सबसे उच्च धर्म है और सामने वाले का धर्म सबसे नीच धर्म है, तो धर्म का जो ऊंच नीच मानना शुरू कर देता है, इसी भावना को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा परिभाषा कि सांप्रदायिकता एक संकुचित मनोवृत्ति है, जिसे एक धर्म के लोग अपने धर्म को उच्च मानते हैं और सामने वाले धर्म को क्या कहते हैं कि तुम्हारा धर्म नीच है। तो सबसे ज्यादा भेदभाव हमारे भारत में बच्चों अगर हो रहा है, कहीं किसी चीज में होता है, तो भाषा वगैरह पर तो उतना नहीं होता है। सबसे ज्यादा भेदभाव किस चीज पर होता है? तो धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। सबसे ज्यादा हमारे देश में बच्चों धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये हमारे धर्म का है, वो किसी और धर्म का है, ये इस जात का है, वो उस जात का है, जो कि सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुधारना सबसे ज्यादा क्या है बच्चों? 1 मिनट बच्चों, हाँ, ये सुधारना क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमने 2 तरह के भेदभाव को देखा, एक तो नस्ल के आधार पर और दूसरा क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कि एक स्थान से लोग जब दूसरे स्थान पर, एक क्षेत्र के लोग जब दूसरे क्षेत्र में, एक राज्य के लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं ना, तो वहां उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। तो अच्छा बर्ताव अगर नहीं हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो वो भेदभाव हुआ। और दूसरा लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वो है, ठीक है। ये भारत में सबसे ज्यादा दिखाई देता है जी। अगला अगर हम बात करें सामाजिक भेदभाव में ना किस तरह की विविधता उत्पत्ति होती है, सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति एक टॉपिक है हमारा, आप अपने बुक में देखिए। उस टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपको बता दें सबसे ज्यादा जन्म आधारित सामाजिक विविधता आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, विविधता तो विभाजन भी होता है, विभाजन आपको दिखेगा, ठीक है। कारण जन्म के कारण ही कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य बनता है। यानी अगर कोई दलित परिवार में जन्म लिया तो वो दलित परिवार का ही कहलाएगा, वो कितना भी बड़ा कार्य कर ले, लेकिन धर्म के दृष्टिकोण से ही उसे लोग देखते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो जैसे कि बात अगर हम करें बच्चों, पुरुष, स्त्री, काला, गोरा, मोटा, नाटा, ये सब जन्म का परिणाम है, ठीक है। तो इस तरह के अगर हम बात करें सामाजिक विभाजन का, तो उसका आधार क्या है? उसका जो आधार है, सॉरी, जन्म उसका क्या है? सामाजिक विभाजन का सबसे बड़ा आधार है कि जन्म के आधार पर, जैसे कि मानकर चलो कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता जूता चप्पल सीने का कार्य करते हैं, मोची का कार्य करते हैं, तो ऐसा मानसिकता हो जाता है लोगों में कि ये मोची का बेटा है तो ये मोची ही बनेगा। कोई अगर हलवाई का बच्चा है तो लोगों में मानसिकता होता है कि वो हलवाई का बच्चा है तो हलवाई ही बनेगा, ठीक है। लोगों में मानसिकताएं हो जाती है। अगर मानकर चलो जैसे हम ही हैं, अगर हम टीचर हैं तो लोगों में ये मानसिकता हो जाएगा कि आशीष सर का बच्चा, बेटा जो होगा वो कल होकर के आशीष सर नहीं मतलब टीचर ही बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर का संतान टीचर ही बने, ठीक है। हो सकता है कि एक टीचर का बच्चा चोर उचक्का भी बन जाए और एक चोर उचक्का का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाए। तो वो डिपेंड करता है कि वह किस तरह के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह का भेदभाव, इस तरह का जो हमारे समाज में विभाजन दिखाई देता है, ये काफी खराब विभाजन है, ठीक है। चलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों अगर हम बात करें तो सभी सामाजिक विभाजन जो होते हैं ना, जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ लोग अपने इच्छा से चुनते हैं। अभी हमने आपको कहा कि जरूरी नहीं है कि टीचर का बच्चा ही टीचर बनेगा। जरूरी नहीं है कि हमारा धर्म अगर हिंदू का है तो हम इस हिंदू धर्म से अगर खुश नहीं है तो हम अपने धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, एक समय था शुरुआत के समय में जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शोषण चल रहा था, उस समय में बहुत सारे आदिवासी जनजाति के लोग थे, उसने ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। आज के समय में भी बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हैं जो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो दूसरे धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन अपना कर लेते हैं। तो क्यों?
आखिर रीजन क्या है उनके धर्म के परिवर्तन का? रीजन यही है क्योंकि वो अपने उस धर्म से संतुष्ट नहीं होते हैं, उस धर्म से वो खुश नहीं होते हैं। तो वैसे भी हमारा संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है और दूसरे समुदाय का सदस्य बन सकता है और बन भी जाता है। ठीक है। और एक ही परिवार का कोई सदस्य, अगर कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव धर्म है, अगर 5 तरह के धर्म में विश्वास करता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। एक ही घर के लोग, कोई शाकाहारी निकल जाता है, कोई मांसाहारी निकलता है कि नहीं निकलता है, कोई धर्म आचरण वाले निकल जाता है, कोई पशु आचरण वाला निकल जाता है, कोई शराबी निकल जाता है। मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी जीवन जीने के लिए। और ये कहा गया है लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात तो यही, अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में बच्चों ये बात कहा गया है कि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, आपको कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बस ये चीज याद रखिएगा कि हम जो कार्य करते हैं उससे हमारे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि वो भी स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, तो वो भी कुछ कर देगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर की बात हम करें, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर की, क्या अंतर है सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में? हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर के ऊपर। ठीक है, कि क्या अंतर है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन? क्या सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता क्या दोनों का दोनों एक ही है? नहीं, आवश्यक नहीं है बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर हम बात करें सामाजिक विभिन्नता की, तो सामाजिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि किसी समूह के लोग की अर्थ यह होता है कि किसी समूह के लोग अपनी जाति, अपनी धर्म, अपनी भाषा और सभ्यता के कारण अलग अलग होते हैं। और यह है हमारी सामाजिक विभिन्नता कि एक समाज में अलग धर्म के लोग होते हैं, एक समाज में अलग जाति के लोग होते हैं, एक समाज में अलग सभ्यता के लोग होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। धर्म का आधार कारण है कि जन्म के आधार पर लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जन्म के आधार पर लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, आर्थिक स्तर पर लोगों का अलग अलग आधार होता है। लेकिन सामाजिक विभाजन क्या है? तो कह रहा है जब सामाजिक विभाजन, जब हम बात करें कि एक सामाजिक विभिन्नता दूसरी सामाजिक भिन्नता से जुड़ जाती है, तो यह मेन रूप किसका लेता है बच्चों? सामाजिक विभाजन बन जाती है। यही मेन रूप ले लेता है सामाजिक विभाजन का। यानी सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अर्थात मानकर चलो हमने आपको कहा कि सामाजिक विभिन्नता के कारण की बात की है, तो जन्म के कारण होता है, उसके कारण जन्म का आधार है, धर्म का आधार है। मानकर चलो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई भाई मुस्लिम धर्म के हैं, कोई सिख धर्म के हैं, कोई ईसाई धर्म के हैं। यहां तो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, एक समाज में हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन अब यहां पर दिक्कत क्या होगा? हमारे अंदर में यह अहंकार हो गया कि जो हमारा धर्म है वो सर्वोपरि है। जिस धर्म के हम हैं ना, वो सर्वोत्तम धर्म के धर्म के हैं। हम सबसे अमीर हैं, हम सबसे जन्म के आधार, हमारा जन्म सबसे बढ़िया घर में हुआ है। तो ये जो चीजें हमारी मानसिकता है जिस दिन आ गई, उसी दिन समाज में विभिन्न विभाजन शुरू हो जाएगा कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम अलग रहो, तुम मुस्लिम हो तुम अलग रहो, तुम सिख हो तुम अलग रहो, तुम ईसाई हो तुम अलग रहो। तो यानी कि हर एक विभाजन मतलब हर एक रूप में ना समाज का टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, विभाजन कर देना है। इसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं। और ये तब होता है जब सामाजिक विभाजन इन तमाम चीजों से लोगों का अंतर लगता है कि हम उससे बड़े हैं, वो उससे ज्यादा हमारा महत्व है या हमसे ज्यादा उसका महत्व है। जैसे आप देखिएगा आर्थिक स्तर की बात करें बच्चों, तो गरीबों को देखोगे अमीरों से थोड़ा सा साइड पकड़ के चलता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है हम उस स्तर के लोग हैं ही नहीं, हमारा वो लेवल है ही नहीं, हमारा वो स्तर है ही नहीं। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती है। क्लियर है यहाँ तक कि कोई दिक्कत? जैसे स्वर्णों और दलितों में अंतर होता है ना, जैसे अमेरिका में जाइएगा तो श्वेत और अश्वेत का अंतर होता है ना, तो वहां पर ईश्वर ने बनाया सबको, चाहे तो सारे के सारे लोग मिलजुल करके भाई भाई रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होती है, अब तो नहीं होती, पहले के टाइम में ज्यादा दिक्कतें होती थी। श्वेत और अश्वेत का अंतर बहुत ज्यादा होता था कि कोई गोरा है कोई काला है, तो इस पर ज्यादा ही भेदभाव किए जाते थे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए 1 मिनट बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी देश छोटा देश हो या बहुत ही बड़ा देश हो, लेकिन अगर देखा जाए ना तो हर एक देश में सामाजिक विभाजन स्पष्ट रूप से हमें नजर आता है। सामाजिक विभाजन के साथ साथ सामाजिक विभिन्नता भी नजर आता है। विभिन्नता तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक स्थान पर एक ही तरह के लोग रहेंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो विभाजन तो विभिन्नता तो नजर आएगा, लेकिन उस विभिन्नता के कारण
क्या होता है, विभाजन भी होता है, सामाजिक विभाजन भी हमें नजर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों उत्तरी आयरलैंड की, बात किसकी करेंगे, उत्तरी आयरलैंड की। उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। उत्तरी आयरलैंड कहाँ का हिस्सा है, तो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ की आबादी मुख्य रूप से देखा जाए तो ईसाई का ही है। यहाँ की मुख्यतः आबादी किसकी है, ईसाई धर्म के लोगों की है। और यहाँ पर ना ये ईसाई जो है दो प्रमुख पंथ में बटे हुए हैं और 53% आबादी प्रोटेस्टेंट्स और 54% अगर हम बात करें, सॉरी 53% और 44% अगर हम बात करें बच्चों, 44% आबादी जो है ना रोमन कैथोलिक की है, यानी 44%। ठीक है, आबादी की अगर हम बात करें तो उसको रोमन कैथोलिक वाले प्रतिनिधित्व उसका करते, उसको पूरा का पूरा कमांड कंट्रोल करते हैं। और 53% कौन करता है, तो प्रोटेस्टेंट वाले करते हैं। क्लियर है, उसके बाद जो बच गया 1-2% वो सब अदर लोग हैं। ठीक है, हम लोग जैसे कि भाड़ा लेकर के रहने वाले। करा उनकी मांग है, वो चाहते हैं कि उत्तरी आयरलैंड को ना आयरलैंड गणराज्य घोषित कर दिया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक लोगों का बहुमूल्य है। कैथोलिक लोग का मतलब अधिकतर वो ईसाई के दो पंथ हैं, पहला कैथोलिक दूसरा प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि क्या हो जाए, कैथोलिक लोगों का बहुमूल्य है उसी को घोषित कर दिया, पूरा का पूरा आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। ठीक है, करा प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व जो है ना यूनियनिस्ट पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। वो चाहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहें। और ब्रिटेन जो है ना मुख्यतः कैसा है, तो वो प्रोटेस्टेंट है, ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सामाजिक विभाजन की ना, तो सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 तत्वों पर मेन रूप से निर्भर करती है। जो सामाजिक विभाजन आपको दिख रहा है ना, इस सामाजिक विभाजन की बच्चों राजनीति कितने तत्वों पर निर्भर करती है, तो 3 तत्वों के ऊपर में निर्भर करती है। एक मिनट बच्चों, सामाजिक विभाजन की राजनीति कितने तत्वों पर निर्भर करती है, तो 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला जो तत्व होता है, प्रथम में लोग अपनी पहचान जो है ना स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की ना राजनीतिक चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय, राष्ट्रीय चेतना के अलावा ना उपराष्ट्रीय चेतना, स्थानीय चेतना भी होता है। यानी कि वो चाहता रहता है कि फालतू के चीजों में हम ना पड़े, अपना जो काम है सो काम से काम रखे। ठीक है, अगर इस तरह की चेतना से वो निकल करके राष्ट्रीय चेतना में पैर रखा तो समाज में असंतुलन पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण है तत्व है वो है हमारे किसी भी समुदाय या क्षेत्र के लोगों की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। ठीक है, किस तरह के उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, क्या संविधान के दायरे में आने वाले जितने भी रूल रेगुलेशन है संविधान के दायरे में रह करके वे लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं। और कह रहा है कि दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वालों, जिससे दूसरे समाज के लोगों को नुकसान न पहुंचे, उस तरह की अगर आप मांग करते हैं ना, इस मांग को मान लेना तो आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसी मांग होती है जो दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाती है, तो उस मांगों को नकारा जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, सामाजिक विभाजन की स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तीसरा जो बच्चों अगर हम बात करें तो तृतीय में कहता है सामाजिक विभाजन की राजनीति परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। किस पर, सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। क्लियर है चीजें यहां तक। अगला हम अगर बात करें बच्चों सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद का स्वरूप, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक विभाजन में ना 3 तत्वों में, इस 3 तत्व जो है ना इसमें जाति का अवधारणा सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति में इनके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू नजर आते हैं और दोनों पहलू की महत्व है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों जातिगत असमानताएं, तो आप जानते हैं कि हमारे देश में ना, हमारे राज्य में हर एक स्थान पर जातिगत असमानताएं आपको नजर आएगी। पूरे की पूरे दुनिया भर में सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान होते हैं, मतलब मौजूद होते हैं। भारत भी हमारा इससे अछूता नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जातिवाद तो हमारे भारत में ही चलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। और कड़ा पेशे पर अगर आधारित समुदाय व्यवस्था ही, पेशे पर आधारित समुदाय व्यवस्था ही हमारे यहाँ जाति कहलाती है। ठीक है, जो जिसका पेशा है वही उसका वही जाति का बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों वर्ण व्यवस्था। दूसरा हमारा क्या है, वर्ण व्यवस्था। यानी ये वर्ण व्यवस्था भी बनाया गया है, और वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का ना सबसे बड़ा वर्ग है,
जातिगत समुदाय का बच्चों सबसे बड़ा वर्ग क्या है, तो वर्ण व्यवस्था ही है। इस वर्ण व्यवस्था में यह निर्धारित किया गया है, जैसे हम हिंदू समाज की ही बात करें तो एक जाति बनाया गया है, हिंदुओं वर्ण में एक जाति बनाया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस 4 भागों में वर्ण को व्यवस्थित किया गया है या बांटा गया है। इन चारों का अलग अलग कार्य है। प्राचीन काल से ही इनके कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं चारों के चारों वर्णों का। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा लेना और शिक्षा देना का होता है। क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मणों की रक्षा करना एवं राज्य के लोगों के हित में सोचना, लोगों का रक्षा करना होता है। वैश्य जो होते हैं उनका कार्य होता है ये व्यापार करना, बिजनेस करना, और शूद्र जो होते हैं वो लोगों की सेवा करते हैं। इन तीनों की क्या करते हैं, सेवा करने का कार्य होता है। क्लियर है। इस तरह के कार्य बनाए गए थे शुरू से ही, जो कि प्रणाली उतना बेहतर नहीं था। तो आज के समय में तो खैर जिसको जो मन होता है वो कार्य करते हैं। ब्राह्मण भी तलवार उठा करके रक्षा करने में लग जाते हैं, आर्मी में भर्ती होकर के रक्षा करते हैं, और हमारे क्षत्रिय भी जो हैं आज वो भी बाबा जी बन जाते हैं। शुद्ध बहुत सारे हैं, वो भी पूजा पाठ कराना शुरू कर देते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। और वैसे भी हैं वो तो खैर व्यापार करते भी हैं, उसका अलावा वो भी शिक्षा ग्रहण करना और देना लेना का कार्य शुरू कर देते हैं। तो आज के समय में ना इन तमाम जाति व्यवस्थाओं से हम क्या हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। ये सब फालतू की जो जाति व्यवस्था पहले से जो बनाई गई थी उन चीजों को छोड़ चुके हैं, और अभी के जो वर्तमान स्थिति में है, क्योंकि धीरे धीरे लोग शिक्षित होते चीजों को समझते हैं, तो यहाँ पर लोगों को कर्म के आधार पर उसका महत्व होता है, जन्म से उसका महत्व सिद्ध नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक हर एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इस वर्ण व्यवस्था से हट करके राजनीति में आखिर क्या है जाति का विशेषता, क्या महत्व है जाति का, क्या योगदान है जाति का। तो देखिए, जातिगत विभाजन जो होता है ना, राजनीति में भी होता है मेरे भाई, और सबसे ज्यादा तो राजनीति में ही होता है मेरे भाई। जैसे कि राजनीति में अगर बात करें तो आप जानते हैं जब वोट का समय होता है, इलेक्शन का समय होता है, सबसे पहले जब बात करें हम अगर जाति की ना, तो हर एक व्यक्ति का एक स्वाभाविक, मतलब हर एक लोगों का ना, हर एक जाति का ना एक अपना समुदाय होता है, और उस समुदाय के हित, अपने समुदाय के हित के बारे में लोग सोचते हैं, और बगल वाला समुदाय है उसका हित अलग प्रकार का होगा, आपका हित अलग प्रकार का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ना राजनीति जातियों में, कि राजनीति में जातियों के क्या पहलू हैं, क्या मतलब योगदान है, मतलब उसका हाँ क्या भूमिका है, ठीक है, योगदान नहीं उसे भूमिका कह सकते, क्या भूमिका है। तो बच्चों, जब वोट का समय आता है ना, तो वोट के समय में जातिवाद सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी, ठीक है। आप देखिएगा, लोग कहेंगे मेरे जाति का आदमी खड़ा हुआ है, इसी को वोट दो। ये गलत मानसिकता है, यह नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए कि वो अच्छा कार्य करेगा उसको वोट दो, वो शिक्षित है उसको वोट दो। लोग यह कहते हैं अपन बिरादर खड़ा है, अपना देहात में खड़ा है, अपने जाति का खड़ा है, उसको वोट दीजिए। ये मानसिकताएं चलती है। दूसरा, आप देखिएगा जातिगत भावना को लेकर के ना लोग एक दूसरे को राजनीति में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां एक दूसरे को ना भड़काने का कार्य करता है, झगड़ा करवाने, तुम्हारे जाति वाला को पीट दिया है, नहीं तुम्हारे जाति वाला हारा रहा है, तुम्हारे जाति वाला ये चीज कर रहा है, वो चीज। तो ये सब करके ना क्या करते लोग, भड़का करके लड़ाई झगड़ा करवा करके वोट पाते हैं। तीसरा, जाति के नाम पर ही लोग एक दूसरे के साथ साख बनाते हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़ेगा, साख का मतलब होता है विश्वास, भरोसा बनाना, ठीक है। अपना साफ सुथरा चेहरा, स्वच्छ चेहरा लोगों को दिखाने का कार्य करते हैं, कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, ठीक है भाई, हम ही को वोट दो, हमारे अलावा किसी को वोट नहीं देना, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, भले वो नजर ना आए तुमको 5 साल, वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे बढ़े। बच्चों, एक टॉपिक आता है बहुत ही बढ़िया, एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट का नाम है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता हमारा टॉपिक क्या है, सांप्रदायिकता। तो देखिए, सांप्रदायिकता कहते किसको है, देखो सांप्रदायिकता जो है ना एक बहुत ही संकुचित, बहुत ही छोटी सी मनोवृत्ति है, जिसमें सारे लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लोग ना जो एक धर्म के लोग होते हैं उनकी ये मानसिकताएं हो जाती है कि हमारा धर्म जो है सबसे ऊंचा धर्म है। ये जिसके अंदर में सेट हो गया ना, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, कि हमारा ही धर्म सबसे बढ़िया धर्म है। ये भावना कि हमारा धर्म सबसे उच्च धर्म है और सामने वाले का धर्म सबसे नीच धर्म है, तो धर्म का जो ऊंच नीच मानना शुरू कर देता है, इसी भावना को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा परिभाषा कि सांप्रदायिकता एक संकुचित मनोवृत्ति है, जिसे एक धर्म के लोग अपने धर्म को उच्च मानते हैं और सामने वाले धर्म को क्या कहते हैं कि तुम्हारा धर्म नीच है। यह मानना सबसे ज्यादा गलत है, और इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, इसी मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं, इसी भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें बच्चों कि राजनीति में हमारे धर्म समस्या कब उत्पन्न होती है, ठीक है, धर्म जो है ना समस्या के रूप में कब उत्पन्न होती है, तो तब उत्पन्न होती है जब आपके मन में ये चीज हो जाएगा कि हमारा धर्म जो है ना ये राष्ट्र का आधार है,
ठीक है, सबसे ज्यादा हम धर्म के लोग हैं, तो यही हमारा धर्म है और यही हमारे धर्म राष्ट्र का क्या है, हमारा धर्म ही आधार है। तो वहां पर राजनीति में धर्म क्या बन जाती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, धर्म समस्या बन जाती है। लोग ये राजनीति में किसी विशेष धर्म के दावे का समर्थन करने लगता है कि इस धर्म को वर्चस्व मिलना चाहिए। तो यहां पर क्या होती है, राजनीति में समस्या उत्पन्न होती है। किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों को के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है, वहां पर क्या होता है, धर्म समस्या बनकर के उत्पन्न हो जाती है। राजनीति में ना धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता। भी बताएं कि उस धर्म का बेहतर है, इस धर्म का कम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चों अपने भारत देश की कि धर्मनिरपेक्ष शासन की जो अवधारणा है वो हमारे देश में कब आई, कैसे आई, तो भारत में शासन का धर्मनिरपेक्ष मॉडल चुना गया और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। अभी हमारा देश क्या है, एक मिनट बच्चों, हाँ तो बच्चों अभी जो हमारा देश है ना, भारत देश, वो धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। जैसे पहला, अगर हम उपबंध की बात करें बच्चों, तो हमारे देश में ना किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि यह नहीं, इस देश धर्म का व्यक्ति है तो इसे विशेष दर्जा दीजिए, और किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसको कम दर्जा। क्या आप कभी स्कूल जाते होइएगा, क्या कभी स्कूल में आप देखे हैं किसी भी स्पेसिफिक भगवान का खूब ज्यादा फोटो हो? नहीं, किसी भी एक धर्म को नहीं माना जाता है विद्यालय सभी धर्म के लिए होते हैं। क्या कभी आप हॉस्पिटल में जाकर के किसी भगवान का तस्वीर या इनका किसी मस्जिद का मंदिर का फोटो नहीं उतना ज्यादा रहता है, ठीक है, वो तो हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो एक दो फोटो टंगा जाता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सब सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उसमें आप गौर करिएगा, उसमें ज्यादा आपको ईश्वर वगैरह का फोटो नहीं मिलेगा, ठीक है। और डालना भी अपराध है, नहीं डालना है, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप एक धर्म को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और दूसरे धर्म को आप घटा रहे हैं। आप अपने धर्म को उच्च मानते हैं, दूसरे धर्म को आप नीच मानते हैं, और यही भावना आपकी सांप्रदायिकता भावना है। इसी भावना को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता का भावना कहते हैं। भारत का ना संविधान किसी विशेष धर्म को दर्जा कभी दे ही नहीं सकता और देता भी नहीं है। अगर बात करें, संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दिया गया है कि वह अपने विश्वास से किसी भी धर्म को अपना सकता है। शुरू में भी हम बोले हैं, आप स्वतंत्र, आपको जो धर्म अच्छा लगता है उस धर्म को आप अपनाइए। कह रहा है यहाँ के लोगों को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म का प्रचार शांतिपूर्वक ढंग से कर सकता है, किसी दूसरे धर्म का नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए। धर्म का पालन आप कर सकते हैं, चाहे आपका धर्म छोटा हो बड़ा हो। आपके धर्म छोटा बड़ा धर्म नहीं होता है, छोटे बड़े धर्म का समूह होता है, यानी कि उसमें जो लोग हैं ना उसकी संख्या कितनी है। कहीं एक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 4000 है और दूसरे धर्म को मानने के वाले संख्या 4 है 5 है, तो वहां पर दिक्कतें होती है। क्यों 4-5 भी सोच रहे क्यों ना धर्म परिवर्तन कर ले, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो ये चीजें, और उसे ये भी छूट दिया गया है कि आप अपने धर्म के आधार पर शिक्षा संस्थान चलाइए, संचालित करिए और लोगों को उसके अनुसार उसके आधार पर आप शिक्षा दे सकते हैं। और हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना भी असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो आप भेदभाव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर चीज यहाँ तक। तो बच्चों अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, जो हमारी देश में धर्मनिरपेक्षता है उसकी अगर हम बात करें, तो धर्मनिरपेक्षता केवल एक विचारधारा ही नहीं है बल्कि संविधान की यह क्या है, बुनियाद है, ठीक है। तो हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, किसी एक धर्म के प्रति ज्यादा वर्चस्व नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। दूसरा बच्चों, श्रम के लैंगिक विभाजन किए गए हैं। अगला जो पॉइंट हमारा आता है श्रम के लैंगिक विभाजन। श्रम के लैंगिक विभाजन का मतलब हमारे समाज में यह हुआ कि आप कार्य के आधार पर, काम के आधार पर आप ना लैंगिक विभाजन कर रहे हैं। काम के आधार पर लैंगिक विभाजन करने का मतलब यह हुआ कि स्त्री और पुरुष के बीच ही लैंगिक विभाजन किया जाता है श्रम के आधार पर। जैसे औरतें घर के अंदर कार्य करेगी और पुरुष घर के बाहर कार्य करेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, स्त्री घर के अंदर कार्य करेगी और पुरुष घर के बाहर कार्य करेंगे। यहाँ तो हो गया विभाजन, यहाँ तो भेदभाव हो गया। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज स्त्रियों का आप देखिए, डॉक्टर बन चुकी है, इंजीनियर बन चुकी है, बेटियां आज कहां से कहां जा चुकी है, फ्लाइट उड़ा रही है, ठीक है। और ये आज भी बहुत सारे गाँव में मानसिकताएं हैं कि हमारी बेटी बाहर जा ही नहीं सकती है, पढ़ ही नहीं सकती है। अरे आप विश्वास तो करिए, ठीक है, आपके बच्चे भी बेहतर कर सकते हैं और करते भी है। तो ये भेदभाव भी करना सही नहीं है। क्लियर है। और बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे पहले इंग्लैंड में बताइए
महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो यह घटना है 1918 की। 1918 में सबसे पहले बच्चों इंग्लैंड में महिलाओं को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ। किसका अधिकार? वोट करने का। अगर हम आज के समय में बात करें बच्चों, स्वीडन हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे जगहों पर सार्वजनिक जीवन में अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी जो है ना, उसका स्तर काफी ऊंचा है, बहुत ही ज्यादा भागीदारी रहता है। भारत के लोकसभा में अगर हम बात करें तो एक मिनट बच्चों, भारत के लोकसभा में अगर हम बात करें तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या आज के डेट में 59 यानी कि 59 हो गई है, और भारत में 90% महिला सांसद स्नातक हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 3-4 लास्ट का पॉइंट। और मेरे भाई, आज की जो ये चैप्टर है, हमारी पहली चैप्टर यहीं पर समाप्त होती है।